यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात का समय था। आसमान में घने बादल उमड़ आए थे और चांद बार बार बादलों में छुप जा रहा था। अमरपुर नाम के कस्बे में एक बहुत पुराना हवेली नुमा घर था। लोग उसे सिंह हवेली कहते थे। उस हवेली की बदनामी पूरे इलाके में थी। कहा जाता था कि वहां कभी एक परिवार रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे सबकी रहस्यमयी मौतें हो गईं और फिर उस हवेली को किसी ने हाथ नहीं लगाया। सालों बाद वहां किराए पर रहने के लिए एक परिवार आया। राकेश 45 वर्ष, सरकारी नौकरी, उसकी पत्नी अनिता 40 वर्ष, गृहिणी, बेटा विवेक 17 वर्ष कॉलेज में पढ़ता है और बेटी रिया 14 वर्ष स्कूल में पढ़ती है। आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए जब हवेली कम दाम पर किराए पर मिली तो उन्होंने ज्यादा सोचे बिना उसे ले लिया। हवेली की पहली रात हवेली बाहर से देखने में बहुत भव्य थी, लेकिन भीतर अंधेरे का साम्राज्य था। लंबा बरामदा, टूटी फूटी खिड़कियां और सीलन की गंध। पहली रात जब परिवार ने वहां कदम रखा, तभी रिया ने बरामदे के कोने में खड़ी एक परछाई देखी। उसने सोचा कोई मजदूर होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने डरकर मां का हाथ पकड़ लिया। अनिता ने उसे समझाया, नए घर में हमेशा अजीब सा लगता है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रिया के मन में वही परछाई घूमती रही। अजीब आवाजें रात गहराते ही हवेली के बड़े कमरे में सब सोने लगे। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक आधी रात को विवेक की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। ठक ठक ठक। वह उठा और खिड़की से झांका। नीचे आंगन सुनसान था, मगर आवाज जारी रही। विवेक ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। सीढ़ियों पर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे कहा, विवेक। वह चौंक कर पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ हवा थी। डर की पहली आहट सुबह होते ही विवेक ने यह सब बात अपने पिता राकेश को बताई। राकेश हंसते हुए बोले, बेटा, यह सब तुम्हारा वहम है। इतने पुराने घर में आवाजें तो आती ही हैं। लेकिन अनिता ने गौर किया कि रिया भी रात में डर डर कर सोई थी। उसने कहा, राकेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह घर शायद सही नहीं है। राकेश ने बात को टाल दिया। मौत का साया नजर आता है। तीसरी रात बारिश हो रही थी। सब कमरे में सोए हुए थे। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रिया की आंख खुली। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई काला साया खड़ा है। वह धीरे धीरे कमरे में घुस रहा है। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को बर्फ की तरह ठंडा कर रही थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला बंद हो गया। उस साये ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी बिजली चमकी और पूरा कमरा उजाला हो गया। जैसे ही उजाला हुआ, साया गायब हो गया। रिया हांफते हुए मां के पास दौड़ गई। रहस्यमयी ताबूत। अगले दिन घर की सफाई करते हुए विवेक को हवेली के पिछवाड़े में मिट्टी में दबा एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उसे खोला तो उसमें एक पुराना ताबूत जैसा डिब्बा था। उस पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे और बीच में लिखा था, जो भी इस घर में रहेगा, मौत का साया उसका पीछा करेगा। विवेक घबरा गया। उसने वह बक्सा फिर से मिट्टी में दबा दिया और किसी को नहीं बताया। लेकिन उसी रात जब वह सोने गया, उसके सपने में वही ताबूत दिखा और उसमें से कोई आवाज निकल रही थी, मुझे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा। परिवार पर हमला। अब घटनाएं और भयानक होने लगीं। अनिता जब रसोई में जाती, बर्तनों का अपने आप गिरना शुरू हो जाता। राकेश के ऑफिस से लौटते ही घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, जैसे कोई अंदर कैद कर रहा हो। और रिया बार बार खिड़की में वही काला साया देखती। एक रात जब सब सो रहे थे, विवेक अचानक चीख पड़ा। सब दौड़े तो देखा उसके शरीर पर लाल पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। वह हांफते हुए बोला, वो साया, वो मेरे कमरे में आया था और उसने कहा कि अगला नंबर मेरा है। क्लाइमैक्स की ओर अब परिवार समझ गया कि हवेली में कुछ बेहद खतरनाक है। राकेश ने तय किया कि सुबह होते ही घर छोड़ देंगे, लेकिन रात लंबी थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तूफानी हवा के साथ साथ चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे 100 लोगों की आत्माएं एक साथ रो रही हों। फिर सीढ़ियों पर वही काला साया दिखा।
धीरे धीरे चलता हुआ वह सबके सामने आया। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल थीं और चेहरे पर कोई नक्श नहीं था। उसने गहरी आवाज में कहा, यह घर मेरा है जोभा। हवेली का आतंक, राकेश की अचानक हुई मौत से पूरा घर दहशत में था। अनिता बार बार रो रही थी और कह रही थी, यह सब मेरी गलती है, हमें इस हवेली में आना ही नहीं चाहिए था। विवेक की हालत खराब थी। उसने पिता की नब्ज टटोली, लेकिन वो जा चुके थे। रिया दादी सी सिमट कर खड़ी थी और बार बार वही एक शब्द दोहरा रही थी, साया साया। लेकिन अजीब बात यह थी कि राकेश का शव जैसे ही जमीन पर गिरा, हवेली के हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। एक गया, 3 और। भागने की कोशिश सुबह होते ही अनिता ने बच्चों को कहा, हम यहां से तुरंत निकलेंगे, जो सामान है सब यहीं छोड़ दो। उन्होंने जल्दी से बैग पैक किया। विवेक ने कार की चाबी उठाई और गेट तक भागा, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा बड़ा लोहे का गेट अपने आप जंग खाकर बंद हो चुका है। उस पर मोटे मोटे ताले लगे हुए थे जो कल रात तक नहीं थे। विवेक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गेट हिला तक नहीं। तभी उसके कानों में फिर वही गहरी आवाज गूंजी, कोई यहां से नहीं जाएगा, मौत का साया सबके साथ है। विवेक डर से कांप गया और भागकर मां को सब बता दिया। हवेली के राज की तलाश। अनिता अब समझ चुकी थी कि बिना राज जाने हवेली से निकलना असंभव है। वह पुराने स्टोर रूम में गई। वहां मकड़ी के जाले और टूटी फूटी अलमारियां थीं। एक अलमारी के पीछे उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर लिखा था, मालिक सिंह 1947। अनिता ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हवेली के मालिक ठाकुर मालिक सिंह तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे। उन्होंने अमृता पाने के लिए काला सौदा किया था। सौदे के अनुसार उन्हें हर पीढ़ी में 4 बलि देनी पड़ती थी, ताकि उनका आत्मा कभी हवेली से बाहर न निकले। डायरी की आखिरी पंक्ति थी, जो भी इस हवेली में रहेगा मौत के साए से बच नहीं पाएगा। पहला शिकार पिता होगा, फिर मां, फिर बेटा और अंत में बेटी। अनिता के हाथ कांपने लगे। उसने किताब गिरा दी। दूसरी मौत का साया शाम होते होते हवेली में फिर ठंडी हवाएं चलने लगीं। रिया अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह बार बार बड़बड़ा रही थी, वो मुझे बुला रहा है, मैं जा रही हूं। अनिता और विवेक ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी रसोई से अचानक तेज धमाका हुआ। अनिता दौड़ी। वहां सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, दूसरा शिकार आज रात होगा। आधी रात का हमला। आधी रात को सबने रिया को अपने पास ही सुला लिया। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दूसरा दूसरा दूसरा। अचानक साया कमरे के कोने में प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने अनिता की ओर हाथ बढ़ाया। अनिता ने हिम्मत करके कहा, अगर तुझे मेरी जान चाहिए तो ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। साया ठाका मारकर हंसा और बोला, नियम तो नियम है, दूसरा शिकार मां ही होगी। इतना कहते ही वह धुएं की तरह अनिता पर झपटा। विवेक ने माला उठाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ पल के लिए साया पीछे हटा, लेकिन तुरंत फिर से प्रकट हुआ और अनिता को जकड़ लिया। रिया चीख चीख कर मां का नाम पुकार रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में अनिता की सांसें थम गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों बच्चे अकेले थे। मौत का खेल जारी। विवेक और रिया दोनों अब रो रहे थे। हवेली में सिर्फ उनकी चीखें और हवाओं की सनसनाहट थी। तभी साया दीवार पर उभरा और धीरे धीरे बोलने लगा, अब बारी बेटे की। विवेक ने गुस्से में कहा, नहीं, अब मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। साया धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके ठहाके हवेली में गूंजते रहे। अगले भाग की ओर अब हवेली में सिर्फ 2 जिंदगियां बची थीं, विवेक और रिया। डायरी के हिसाब से अगला शिकार विवेक था, लेकिन क्या विवेक उस साए को रोक पाएगा? क्या वह हवेली का राज पूरी तरह समझकर मौत के चक्र को तोड़ पाएगा, या फिर मौत का साया अपना खेल पूरा करेगा? सन्नाटा और डर हवेली में अब मौत का मातम पसरा हुआ था। पहले पिता राकेश और फिर मां अनिता, दोनों का जीवन एक ही साए ने छीन लिया था। विवेक और रिया कमरे के कोने में बैठे थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रिया ने धीरे से भाई से कहा, भैया,
अब हमारी बारी है, वो डायरी में लिखा है ना। विवेक ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। नहीं रिया, मैं तुझे बचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन उसके दिल में डर की लहरें उठ रही थीं। उसे पता था कि साया सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि एक एक कर मौत का हिसाब पूरा कर रहा है। हवेली की तहखाना सुबह होते ही विवेक ने ठान लिया कि उसे हवेली की गहराइयों में जाना होगा। उसने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ा। उसमें तहखाने का जिक्र था जहां ठाकुर मालिक सिंह ने काला सौदा किया था। विवेक ने रिया को साथ लिया और दोनों ने घर के पिछले हिस्से की ओर खोज शुरू की। काई जमी दीवार के पीछे उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया वह अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। सीढ़ियां नीचे जाती थीं, अंधेरी, ठंडी और सीलन भरी। रिया कांपते हुए बोली, भैया मत चलो, मुझे डर लग रहा है। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। अगर हमें बचना है तो सच का पता लगाना ही होगा। तहखाने का रहस्य नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, त्रिकोण, उल्टे हाथ और रक्त जैसे निशान। बीच में एक काले रंग का पत्थर रखा था जिस पर सूखे खून की परत जमी थी। उस पत्थर के चारों ओर जंजीरें पड़ी थीं और उन जंजीरों से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। तभी अचानक हवा का झोंका चला और कमरे के कोने में साया प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं थी, अब तीसरे शिकार का समय आ गया है। मौत का पीछा, विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तेरा सच सबको पता चलेगा। तू हमें डरा सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। साया गुस्से से गरज उठा और उसी क्षण जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। विवेक का शरीर हवा में उठा और जमीन पर जोर से फेंक दिया गया। उसके मुंह से खून निकल आया। रिया चीख पड़ी, भैया। साया आगे बढ़ा और विवेक की गर्दन पकड़ ली। तीसरा शिकार अब खत्म होगा। लेकिन तभी रिया के हाथ में रखी वही डायरी जोर से चमक उठी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक मंत्र उभरकर सामने आया। रिया ने डरते डरते वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति। जैसे ही रिया ने शब्द दोहराए, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। पत्थर पर बनी रक्त की परत से धुआं उठने लगा। साया ने जोर की चीख मारी। उसकी पकड़ ढीली हुई और विवेक छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। साया तड़पते हुए बोला, ये मंत्र, ये तो वही है जिसे कभी अधूरा छोड़ा गया था। नहीं नहीं। रिया बार बार मंत्र दोहराती रही। अधूरी जीत। अचानक तहखाने की जमीन फट गई और काले धुएं का भंवर उठ खड़ा हुआ। उस धुएं में साया कैद होने लगा। वह विवेक और रिया की ओर हाथ बढ़ाकर गरजा, यह अंत नहीं है, मौत का साया हमेशा रहेगा। फिर भंवर बंद हो गया। तहखाना शांत हो गया। विवेक और रिया जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। विवेक ने बहन का हाथ पकड़ा। शायद हमने उसे हमेशा के लिए बांध दिया है, रिया ने धीरे से कहा। लेकिन उसने कहा था, मौत का साया हमेशा रहेगा। नई सुबह या नया खतरा। सुबह होते ही दोनों बच्चों ने हवेली छोड़ दी। गांव वाले चकित थे कि वे जिंदा बाहर कैसे निकले। उन्होंने सबको साया और हवेली का सच बताया। गांव वालों ने तहखाना बंद कर दिया और हवेली को ताले जड़ दिए। लेकिन उस रात जब विवेक और रिया गांव के दूसरे घर में सो रहे थे, रिया को खिड़की पर वही परछाई फिर दिखी। परछाई मुस्कुरा रही थी और उसके होंठों से वही शब्द निकले, अगला शिकार। गांव में दहशत। विवेक और रिया अब गांव के एक रिश्तेदार के घर में रहने लगे थे। गांव वालों ने हवेली को ताले में जकड़कर छोड़ दिया था। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन बच्चों की आंखों में अभी भी डर साफ दिखता था। रिया खिड़की पर खड़ी होकर बार बार वहीं परछाई देखती। एक रात उसने धीरे से विवेक से कहा, भैया वो हमारे पीछे आ गया है, वो यहां भी है। विवेक ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन दिल में उसे भी वही डर सताने लगा। पहला निशाना गांव का तीसरी रात। गांव के पास रहने वाले एक किसान की अचानक मौत हो गई। लोगों ने कहा कि उसे सांप ने काटा होगा, लेकिन विवेक और रिया को पता था कि असलियत कुछ और है, क्योंकि किसान के शरीर पर वही लाल पंजों के निशान थे जो पहले विवेक पर बने थे। गांव में अफवाह फैल गई, सिंह हवेली का साया अब हवेली से बाहर आ गया है। पुजारी की सलाह। गांव वाले बच्चों को लेकर नजदीकी मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी ने पूरी बात सुनी और बोला, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह एक
बंधा हुआ श्राप है। जब तक इसे पूरा न किया जाए यह मौत का खेल जारी रखेगा। विवेक ने घबराकर पूछा, तो इसे खत्म कैसे किया जाए? पुजारी ने उत्तर दिया, श्राप को तोड़ने के लिए उसी खून की जरूरत है जिससे सौदा हुआ था। ठाकुर मालिक सिंह का वंशज ही इस चक्र को रोक सकता है। बात सुनकर सब हैरान रह गए। सच्चाई का खुलासा बुजुर्ग गांव वालों ने बताया कि ठाकुर का कोई वंशज बचा ही नहीं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, ठाकुर की एक नाजायज संतान थी और उसका खून आज भी इस गांव में है। सबकी नजरें विवेक और रिया पर टिक गईं। अनिता असल में ठाकुर की ही परपोती थी, जो कभी इस गांव से दूर शहर में जाकर बस गई थी। मतलब विवेक और रिया ठाकुर के खून से जुड़े हुए थे। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या इसका मतलब है हमें ही उसे रोकना होगा? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, हां, या तो तुम उसे खत्म करोगे या वो तुम्हें खत्म करेगा। मौत का पीछा उस रात फिर से साया प्रकट हुआ। इस बार पूरे गांव ने उसे देखा। काले धुएं का भयानक रूप, आंखें लाल और हाथ लंबे पंजों जैसे। लोग डर से भागने लगे, लेकिन साया गरजता हुआ बोला, कोई नहीं बचेगा, मौत सबके पीछे आएगी। विवेक ने हिम्मत जुटाकर सामने खड़े होकर कहा, तेरा खेल अब यहीं खत्म होगा। साया उसकी ओर लपका, लेकिन इस बार विवेक ने भागने की बजाय पुजारी द्वारा दिए मंत्र को दोहराया। रिया ने खून की कुछ बूंदें पत्थर पर टपकाईं जो मंदिर के आंगन में रखा था। टकराव जैसे ही खून पत्थर को छुआ, भयंकर विस्फोट जैसी आवाज हुई। साया चीख उठा, नहीं, ये खून, ये तो वही है। उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन फिर अचानक धुआं और गहरा होकर रिया की ओर बढ़ा। विवेक चिल्लाया, रिया भागो! लेकिन रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी शांति थी। वह बोली, भैया, शायद यही मेरी किस्मत है। अगर मैं न रही तो साया भी नहीं रहेगा। इतना कहकर उसने खुद को उस धुएं में समा दिया। भयानक अंत या नई शुरुआत। साया एक भयानक चीख मारकर धुएं में बिखर गया। रिया का शरीर वहीं गिर पड़ा, निढाल, निर्जीव। विवेक दौड़कर उसके पास गया और जोर जोर से चिल्लाया, रिया उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सब खत्म हो चुका था। गांव वालों ने कहा, श्राप टूट गया है, लेकिन विवेक की आंखों में सिर्फ दर्द था। अंतिम मोड़ कुछ महीने बाद। विवेक शहर में पढ़ाई करने चला गया। वह हर रोज बहन की याद में रोता। एक दिन हॉस्टल के कमरे में उसने आईने में देखा, पीछे खिड़की पर एक परछाई खड़ी थी। वही परछाई मुस्कुराती हुई और एक धीमी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मौत का साया अब सिर्फ तेरा है। विवेक की तन्हाई। रिया की मौत के बाद विवेक पूरी तरह टूट चुका था। वह शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हर रात नींद से चीखते हुए उठ जाता। उसके कमरे की दीवारों पर बार बार खून जैसे धब्बे बन जाते और फिर गायब हो जाते। वह खुद से कहता, यह सिर्फ मेरा वहम है, बस डर है। लेकिन दिल जानता था कि साया अभी भी उसके साथ है। मौत का खेल एक एक करके हॉस्टल के उसके दोस्त मरने लगे। किसी का गला दबा मिला, किसी का शरीर बिना सिर के। पुलिस ने सबको हादसा कहा, लेकिन विवेक जानता था कि यह साया का खेल है। हर मौत के बाद विवेक को वही आवाज सुनाई देती, तेरी बारी भी आएगी। किताब का रहस्य। विवेक ने ठान लिया कि अब वह इस खेल को खत्म करेगा। वह दोबारा गांव लौटा और हवेली की टूटी लाइब्रेरी में ढूंढने लगा। धूल से ढकी एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि ठाकुर मालिक सिंह ने अमृता पाने के लिए काल भैरव साधना की थी और अपने ही खून का सौदा किया था। इस सौदे को तोड़ने का एक ही तरीका था, वंशज को अपने प्राण देकर बलिदान करना होगा। विवेक की रगों में खून ठंडा पड़ गया। इसका मतलब था या तो वो जिंदा रहेगा और साया औरों को मारता रहेगा, या फिर वो खुद अपनी जान देकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। साया का हमला रात गहराते ही हवेली में फिर से धुआं उठने लगा। साया प्रकट हुआ और इस बार पहले से कई गुना बड़ा, विकराल। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह गरजा, तेरा खून ही मेरी ताकत है, तू भाग नहीं सकता। विवेक कांपते हुए भी खड़ा रहा। उसने रिया की याद की और पुजारी का दिया मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार मंत्र भी बेअसर था। साया हंस पड़ा, मंत्र अब काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ मौत बचेगी। अंतिम बलिदान। विवेक ने किताब खोली
और उसमें लिखा आखिरी वाक्य जोर से पढ़ा, वंशज का बलिदान ही श्राप का अंत है। उसने अपने हाथ में चाकू उठाया और साया की ओर देखकर बोला, अगर मेरी मौत से सबकी जिंदगी बच सकती है तो मैं तैयार हूं। उसने चाकू अपने सीने में भोंक दिया। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। साया भयानक चीख मारने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरा खेल खत्म। उसका धुआं बिखर कर राख में बदल गया और हवेली की दीवारें गिरने लगी। शांतंत या नई दास्तान। सुबह गांव वाले दौड़े और देखा, हवेली पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। बीच में विवेक का शव पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। गांव वालों ने कहा, अब श्राप टूट गया है, मौत का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक बच्चा जन्मा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके होठों से पहली बार निकला शब्द था, साया।